हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस अराउंड अस। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भौगोलिक उपकरण और उनके प्रयोग। हमारे पास भूगोल के कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग हम भूगोल में अनेक प्रकार की राशियों की गणना के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से भौगोलिक उपकरण हैं जिनका प्रयोग भूगोल में किया जाता है। पहला है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप या नेफोमीटर। इस यंत्र से बादलों की गति और दिशा का मापन किया जाता है। जो बादल होते हैं, बादलों की दिशा और गति का मापन किया जाता है। बादल किस गति से और किस दिशा में आसमान में उड़ते हुए जाते हैं, इसका आकलन नेफोस्कोप द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ किसी क्षेत्र की वर्षा और तापमान का मासिक अवलोकन प्रदान करता है ताकि एक वर्ष के दौरान सामान्य जलवायु को बेहतर ढंग से समझा जा सके। तो ये जो क्लाइमोग्राफ होता है, ये हर महीने की जलवायु का, यानी कि हर महीने की किसी क्षेत्र की वर्षा, यानी कि किसी निश्चित एरिया में, निश्चित क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है और वहाँ तापमान क्या है, तो हर महीने का ये डाटा लेता है और उस डेटा को एक वर्ष के लिए कंपाइल करता है। तो इस तरह से हम उस एरिया की जलवायु को पूरे वर्ष के दौरान बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ओक्टास मापनी, ओक्टास स्केल। ओक्टास मापनी का प्रयोग मौसम स्टेशन जैसे किसी भी स्थान पर बादल आवरण की मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो बादल आवरण यानी कि ओक्टास मापनी ऐसा उपकरण है जो किसी मौसम स्टेशन यानी कि वेदर स्टेशन जो होते हैं, उस जगह या किसी निश्चित जगह के आसपास जो बादल का आवरण है, बादल का घेरा है, इसकी मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि आसमान में किसी निश्चित क्षेत्र में कितने बादल घिरे हुए हैं, इसका आकलन करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसमें 10 वृत्त होते हैं। ऐसे 10 वृत्त होते हैं जिनका नंबरिंग किया जाता है जीरो से 9 तक, यानी कि 0 से 9 तक इनकी नंबरिंग की जाती है। तो जो जीरो नंबर वाला वृत्त होता है, शून्य ओक्टा जिसको बोलते हैं हम, तो शून्य ओक्टा का मतलब होता है साफ आसमान। और जो 9th पोजीशन वाला वृत्त होता है, इसका मतलब होता है घने कोहरे या बर्फबारी के कारण आसमान का न दिखना। और फर्स्ट ओक्टा जो होता है, यानी कि 1 से 8 तक फर्स्ट ओक्टा जो होता है, इसका मतलब होता है अल्प बादल, यानी आसमान में बहुत कम अल्प मात्रा में बादल अगर घिरे हैं तो उसे 1 ओक्टा या 1 ओक्टा कहते हैं। और 8 ओक्टा यानी 8th ओक्टा जो होता है, 8वां वृत्त जो होता है, इसका मतलब होता है कि संपूर्ण आसमान में बादल घिरे हुए हैं। तो इस तरह से हम ओक्टास मापने की मदद से बादल आवरण की मात्रा का वर्णन, बादल आवरण की मात्रा का व्याख्या हम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइसोमीटर। लाइसोमीटर से फसलों, वनस्पतियों से वाष्पोत्सर्जन और मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा का ज्ञान किया जाता है। तो अंतःस्रावी जो जल की मात्रा होती है, यानी कि फसलों से, वनस्पतियों से जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और मिट्टी से रिस करके जो जल की मात्रा पृथ्वी के अंदर जाती है, इसका मापन करने के लिए लाइसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम और रिक्टर स्केल। ये अलग अलग उपकरण हैं एक ही प्रकार के भौगोलिक फिनोमिना, यानी कि भौगोलिक घटना का आकलन करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम एंड रिक्टर स्केल, ये तीनों संबंधित है भूकंप से। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सिस्मोग्राफ जो होता है, ये हमें भूकंप की तीव्रता और अवधि का अवधि की जानकारी देता है, यानी कि भूकंप कितनी तीव्रता का और कितनी देर तक रहा, इसकी जानकारी हमें सिस्मोग्राफ देता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राम कहते हैं। यानी कि जो ग्राफ बनता है वो सिस्मोग्राम होता है और वह ग्राफ हमें बताता है
कि भूकंप कितनी तेज और कितनी देर के लिए था। इसके आधार पर गणितीय पैमाना यानी कि एक हमारे पास स्केल होता है, गणितीय पैमाना होता है, जिसके जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है, जिसको रिक्टर स्केल कहते हैं। ये रिक्टर स्केल हमें भूकंप तरंगों की तीव्रता बताता है, भूकंप का केंद्र बताता है और इससे निकलने वाली ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर या पवन वेग मापी। तो ये इसका यूज क्या है, पृथ्वी तल पर पवनों की गति मापी जाती है, यानी कि पृथ्वी धरातल पर जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं की गति का मापन करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इवेपोरीमीटर या एटमोमीटर। इवेपोरीमीटर, एटमोमीटर। इस यंत्र की सहायता से गीली सतह से वायुमंडल में पानी के वाष्पीकरण की दर को मापते हैं। गीली सतह से जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण किस रेट पर हो रहा है, किस दर से हो रहा है, इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लो करंट मीटर। ये क्या है, तरल पदार्थ या गैसों की प्रवाह दर को मापते हैं। जो तरल पदार्थ या गैसें अनियमित रूप से बहते हैं वातावरण में, इसका मापन करने के लिए हम फ्लो करंट मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रोटामीटर। रोटामीटर का प्रयोग बंद ट्यूब में तरल की प्रवाह दर को मापता है। बंद ट्यूब यानी पाइप, पाइप के अंदर जो तरल का प्रवाह होता है, वह तरल किस वेग से प्रवाहित हो रहा है, इसका मापन करने के लिए रोटामीटर का प्रयोग करते हैं। तो रोटामीटर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पाइप है, इस पाइप के अंदर तरल पदार्थ बह रहा है, तो रोटामीटर जो होता है, रोटामीटर को लंबवत स्थापित किया जाता है और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट इस तरल की गति को माप करके यहाँ रीडिंग दे देते हैं। नेक्स्ट है पैंटोग्राफ, पैंटोग्राफिक कैमरा। पैंटोग्राफ एंड पैंटोग्राफिक कैमरा। इन यंत्रों का प्रयोग मानचित्रों के विवर्धन और लघुकरण के लिए किया जाता है। विवर्धन का मतलब होता है एनलार्ज करना, बढ़ाना, बड़ा करना। लघुकरण का मतलब छोटा करना। ठीक है, यानी कि मानचित्र जो होते हैं, डिजिटल मानचित्र या पेपर पर छपे मानचित्र होते हैं, अगर उन मानचित्रों को हमें बड़ा करना है या छोटा करके दिखाना है, तो ये पैंटोग्राफ कैमरा या पैंटोग्राफ का प्रयोग करके हम मानचित्र को छोटा और बड़ा करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है एपिस्कोप। यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जो किसी अपारदर्शी वस्तु जैसे मुद्रित पृष्ठ या फोटोग्राफिक प्रिंट की विस्तृत छवि को परावर्तित प्रकाश के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाता है। ये एक तरह से प्रोजेक्टर टाइप में होता है। छोटे से मानचित्र या छोटे से पेज पर छपी चीज़ों को दिखाने के लिए हम स्क्रीन का यूज करते हैं, और स्क्रीन पर यही छोटे आकार का मानचित्र या छोटे आकार का जो चित्र होता है, ये स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की मदद से प्रोजेक्ट करके हम इसको बड़े रूप में दिखाते हैं, और यही प्रोजेक्टर जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर बड़ा करते हैं, इसी को एपिस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है एर्गोग्राफ। एर्गोग्राफ क्या है, एर्गोग्राफ जलवायवीय दशाएं, फसलों का वर्धन काल, मानवीय गतिविधियों और एक मौसमी वर्ष के बीच संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। तो कंसाइजली एर्गोग्राफ क्या है, जलवायवीय दशाएं, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में जलवायवीय दशाएं क्या हैं, फसलों का वर्धन काल यानी कि फसलों की वृद्धि में जो समय लग रहा है, फसलों के पकने में जो समय लग रहा है, और मानवीय गतिविधियां, वातावरण से जुड़ी हुई मानवीय गतिविधियां। तो एक मौसमी वर्ष यानी कि एक सीजनल ईयर में इन सभी चीज़ों के बीच में जलवायु दशाएं, फसलों का वर्धन काल और मानवीय गतिविधियों, इन सब का आपस में क्या संबंध है, इसको दिखाने के लिए हम एर्गोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बाथिमीटर। यह उपकरण समुद्री पानी में गहराई पता करने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि समुद्री पानी में, समुद्र के पानी के अंदर गहराई का पता लगाने के लिए कि कितनी गहराई पर क्या चीज़ है, इसका पता लगाने के लिए बाथिमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एस्ट्रोलैब।
मध्य युग में यूरोप और अरबी दुनिया में क्षितिज के ऊपर, क्षितिज क्या होता है कि जब हम एक जगह पर खड़े होकर के आसमान की तरफ देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान धरती में जा कर के एक दूरी पर मिल जा रहा है, इसी को क्षितिज बोलते हैं। और अरबी दुनिया और मध्य युग में क्षितिज के ऊपर वस्तुओं की ऊंचाई मापने के लिए और दिन का सटीक समय और वर्ष का समय निर्धारित करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या है? अब देखिए एक्टिनोमीटर में क्या क्या चीज़ें हैं। एक है पाइराइनोमीटर, एक है पाइरहेलियोमीटर और एक है नेट रेडियोमीटर। ये तीनों अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं जिनको कंबाइंड करके कहा जाता है एक्टिनोमीटर। और इन सब का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। अलग अलग मात्रा की विकिरण का मापन करने के लिए इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, इसी को कहते हैं एक्टिनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पायरोमीटर या विकिरण थर्मामीटर। पायरोमीटर या रेडिएशन थर्मामीटर, इस यंत्र की सहायता से दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का तापमान ज्ञात करते हैं। एक तरह का ये थर्मामीटर है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं का तापमान बिना टच किए, बिना इस उपकरण को उस पदार्थ में छुए हम तापमान का आकलन कर लेते हैं। तो जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या दूर स्थित वस्तुओं का तापमान ज्ञात किया जाता है पाइरानोमीटर और विकिरण थर्मामीटर की मदद से। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब किसी पीड़ित या बीमार व्यक्ति के शरीर का तापमान पता करना होता था तो एक थर्मामीटर, एक बंदूक की तरह हाथ में उपकरण लेकर के मनुष्य के शरीर का तापमान निकाला जाता था। ये जो थर्मामीटर गन है ये भी एक प्रकार का पायरोमीटर या विकिरण थर्मामीटर होता था। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ओपिसोमीटर, कर्वीमीटर, मिलोग्राफ, ये तीनों एक ही उपकरण के अलग अलग नाम हैं। ओपिसोमीटर बोलें या कर्वीमीटर बोलें या मिलोग्राफ बोलें। तो इस यंत्र का प्रयोग मानचित्र पर घुमावदार रेखाओं की लंबाई मापने में होता है। जैसे मानचित्र में हमारे किसी नक्शे में आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, तो इन रेखाओं की लंबाई मापने के लिए ओपिसोमीटर या कर्वीमीटर या मिलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर क्या है? प्लेनीमीटर द्विविमीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल मापने के लिए एक टेबल टॉप उपकरण है। आमतौर पर मानचित्र या तस्वीर पर अनियमित क्षेत्रों के क्षेत्रफल, यानी कि जो मानचित्र होते हैं, मानचित्र में हमारे आड़े तिरछे जो रेखाओं से एक एरिया बनता है, इस तरह के एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहले इनका प्रयोग किया जाता था लेकिन अब उनकी जगह पर बड़े पैमाने पर डिजिटल उपकरणों ने जगह ले ली है। नेक्स्ट क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? जलयानों पर, यानी कि समुद्र में या बड़ी नदियों में जो जहाज या जलयान चलते हैं, इन यानों पर समय का मापन करने के लिए क्रोनोमीटर लगाया जाता है। साइनोमीटर, इसका प्रयोग आकाश के नीलेपन का मापन करने के लिए किया जाता है कि आकाश में कितनी मात्रा में नीलापन है, इसकी जानकारी के लिए साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, इस यंत्र से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप की जाती है। आर्द्रता माने नमी, मॉइस्चर की मात्रा पता की जाती है। हाइग्रोग्राफ क्या होता है? हाइग्रोग्राफ जो है, हाइग्रोमीटर से अलग अलग समय पर वायुमंडल में आर्द्रता की माप की जाएगी और उनका अगर एक ग्राफ बनाया जाए कि आर्द्रता में किस समय कितना परिवर्तन हुआ, तो इससे हमें मिलता है एक ग्राफ जिसको बोलते हैं हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ क्या कहता है? आपेक्षिक आर्द्रता परिवर्तन के मापन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मोह पैमाना या मोह स्केल। इसका प्रयोग चट्टानों की कठोरता का मापन करने के लिए किया जाता है। इस स्केल से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चट्टान कितनी कठोर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टी मापक।
टी स्केल, ये क्या है? इस यंत्र का प्रयोग चक्रवातों की शक्ति का मापन करने के लिए किया जाता है। जो चक्रवात उठते हैं, चक्रवात में कितनी शक्ति है, इसका मापन करने के लिए टी मापक का प्रयोग किया जाता है। व्यू फोर्ट स्केल समुद्र की सतह तथा धरातल पर वायु के द्वारा उत्पन्न दृश्यों के अवलोकन से पवन की गति का मापन, यानी कि समुद्र की सतह और धरातल पर हवा के द्वारा जो दृश्य उत्पन्न होते हैं, उन दृश्यों का अवलोकन करके यह यंत्र पवन की गति का मापन करता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा मापने या भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापने या ऊष्मा धारिता मापने के लिए किया जाता है। भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के दौरान जो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा निकलती है या किसी पदार्थ में ऊष्मा संचित होती है, तो इसका मापन करने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। विंड वेन या वेदरकॉक, सॉरी ये कॉक होना चाहिए। इस यंत्र को हवा की दिशा जानने के लिए भवनों के ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। इस यंत्र का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर के प्रयोग से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात की जाती है, वह जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। इसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ अलग अलग समय पर किसी निश्चित क्षेत्र पर वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को दिखाने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। वर्षामापी या रेन गेज या यूडोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग किसी स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोमीटर। यह यंत्र किसी तरल पदार्थ में तैरकर उस तरल के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापता है। नेक्स्ट है कंपास। इस यंत्र का प्रयोग किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा, यानी कि जो कंपास होता है, इस कंपास को अगर हम कहीं पर भी रख दें तो इसकी जो सुई होती है, जो निडिल होती है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही जा कर के रुकती है। तो इससे हम उत्तर और दक्षिण दिशा का पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने भूगोल में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में जाना जिससे हमें भूगोल से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में कुछ विशेष बातों के साथ फिर से मिलेंगे।